नेक्स्ट चलो देखो क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शंस टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। देखो यूजुअली हम ये बोलते हैं कि ठीक है एक एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन का नहीं हो सकता, दैट इज़ कम्प्लीटली वॉइड। बट उस यूजुअली हम बोलते हैं ना कि एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन का इज़ वॉइड एग्रीमेंट, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हो। बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस रूल जो आपको समझनी पड़ेंगी। देखो पहला एक्सेप्शन है एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देखो कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं अगर आपने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन करें वो ऑब्वियसली कंसिडरेशन के साथ नहीं होंगे, क्योंकि आपने बस लव एंड अफेक्शन के उसमें उसको कुछ दिया है, तो वहाँ पे दैट इज़ एन एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट ऑल दो वो कंसिडरेशन नहीं है वहाँ पे। समझो इस चीज़ को, इट इज़ an agreement without consideration is valid if it is expressed in writing, registered under the law for the time being enforced for the registration of documents, and is made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other। मतलब समझ रहे हो कि रिक्वायरमेंट्स क्या दी, नीचे देखो दे रखी हैं रिक्वायरमेंट्स। पहला अभी जो ऊपर मैंने अंडरलाइन किया है वही, पहला एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग होना चाहिए, दूसरा रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर लॉ, देन मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड नियर रिलेशन में होने चाहिए पार्टीज। अगर ये चारों वैलिडिटी वाली जो, अगर ये चारों चीज़ें उसमें हैं देन इट इज़ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, चाहे बिना कंसिडरेशन के फिर भी हम उसको वैलिड एग्रीमेंट मानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, A for the natural love and affection promises to give his son B rupees 10,000. A puts his promise to be in writing and registers it. This is a contract. Although उसने सन बेटे से कुछ लिया तो नहीं ना, बट फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? इसमें चारों चीज़ें अवेलेबल हैं। देखो पहला आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हुआ, देन प्रॉमिस टू गिव हिज सन नियर रिलेशन हुआ, देन राइटिंग में हुआ, रजिस्टर भी हुआ, चारों चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ एग्री एक्सप्रेशन नियर रिलेशन मीन्स पार्टी इज रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज, बट नियरनेस डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट देर इज लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। अब इसके रिलेटेड कुछ केस आएंगे, उससे थोड़ी ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाओगे। आजलू की दाबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, इस केस में क्या हुआ था, एक हिंदू हस्बैंड था, उसने एक रजिस्टर करवाया, एक रजिस्टर करवाया डॉक्यूमेंट जिसमें ही रेफर्ड टू कि उसके वाइफ के साथ उसके काफ़ी फ्रिक्वेंटली झगड़े हो रहे हैं, जिस वजह से दे आर डिसाइडिंग टू पार्ट वेज, दे आर गोइंग टू बेसिकली लिव इन सेपरेट रेजिडेंसेस, जिसके लिए वो हस्बैंड उसको पैसे देगा एक तरह से उसके रहने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एक फिक्स्ड अमाउंट हुआ, और उसने वो रजिस्टर करवाया डॉक्यूमेंट। एंड जब कोर्ट में ये केस पहुंचा, बट कोर्ट ने बोला दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सोचोगे कि ये तो वही केस है जो अभी हमने पढ़ा ऊपर कि इवन दो देर इज़ नो कंसिडरेशन इन रिटर्न, क्योंकि वाइफ कुछ बदले में नहीं दे रही है, बट इसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बट आप देखो जो चार चीज़ें मैंने बताई थी वो चारों चीज़ें इसमें है या नहीं। ठीक है, रजिस्टर हो गया, राइटिंग में हो गया, नियर रिलेशन भी हो गया बिकॉज मैरिज वाला केस आ गया यहाँ पे, बट क्या ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हुआ? जो वो अमाउंट दे रहा है क्या वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। उसने अभी बोला कि बिकॉज ऑफ आवर फाइट्स वी आर गोइंग टू हैव अ सेपरेट रेजिडेंस, सो दिस इज नॉट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो ये केस ये प्रूव करता है कि नियर रिलेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन देर इज लव एंड अफेक्शन जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। सो इट इज़ नॉट द केस, हेंस इट वॉज नॉट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो आप वो एक्सेप्शन का फ़ायदा नहीं उठा सकते जो अभी हमने बात की। एंड दैट एक्सेप्शन प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ सेक्शन 25 सब सेक्शन 1, जो अभी मैंने एक्सेप्शन बताया ना वो 4 केस वाला, जिसमें 4 कंडीशन फुलफिल हो जाएँ तो बिना कंसिडरेशन के भी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट इज़ रिटन इन सेक्शन 25 सब सेक्शन 1। ओके, अनदर केस रंगनायकम्मा वर्सेस के एस प्रकाश। इस केस में बेसिकली एक सिस्टर ने एक एग्जीक्यूट कराई पावर ऑफ अटर्नी, जिसमें वो अपना जो जॉइंट फैमिली का प्रॉपर्टी है उसमें अपना राइट जो है वो हटा के अपने ब्रदर के फेवर में वो डाल रही है। इन रिटर्न ऑफ उसे एक रुपया मिलेगा बेसिकली ऑन रिसिप्ट ऑफ रुपी 1। ऑफ कोर्स इट इज़ डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ऑफ द ब्रदर, फॉर द ब्रदर सॉरी, जहाँ पे दे आर एंटरिंग इनटू दिस हैविंग अ पार्टीशन। तो यहाँ पे ये जो पावर ऑफ अटर्नी है ऑब्वियसली रजिस्टर करवाई, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इट इज़ वैलिड बिकॉज राइटिंग में भी है, रजिस्टर में भी है, रजिस्टर किया उसने, इट इज़ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन ब्रदर एंड सिस्टर का,
एंड ऑब्वियसली ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो नियर रिलेशन भी है, ब्लड रिलेशन। सो इट, ये जो सेक्शन 25 अभी मैंने बताया, ये एक्सेप्शन जो दी थी, इसमें ये चीज़ वैलिड है, हेंस इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला केस हमने ऐसा पढ़ा जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, सेकंड केस हमने ऐसा पढ़ा जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, ये था पहला सेक्शन 25 सबसेक्शन 1। नाउ वी विल स्टडी सेक्शन 25 सबसेक्शन 2। दिस इज अनदर एक्सेप्शन जहाँ पे बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। देखो क्या है, कब माना जाता है, देखो इफ़ वन पर्सन डज समथिंग वॉलेंटरीली, अपनी मर्जी से, उसे नहीं पता था उसे बदले में पैसे मिलेंगे, नहीं कुछ नहीं, देयर वाज नथिंग, अपनी मर्जी से कुछ करता है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कि हाँ इसने मेरा अच्छा किया, दूसरा वाला सामने वाला बंदा कुछ उसे कॉम्पनसेट करने के लिए पूरा या आधा कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ देता है, या कुछ बेसिकली एक प्रॉमिस करता है। तो क्या वो प्रॉमिस जो एग्रीमेंट है वो क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्दो बदले में उसने जो अपनी मर्जी से किया था दैट वाज जस्ट एन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी माना जाएगा। देखो इसको समझना है केस से, ए फाइंड्स बीज पर्स, गिव्स इट टू हिम, ए को 20 का पर्स मिला, उसने उसे दे दिया, बी ने प्रॉमिस किया चल मैं तेरे को 50 रुपये दूंगा, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसे देने पड़ेंगे अब, क्योंकि इट इज़ अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होली और इन पार्ट, मतलब पूरा या आधा, अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलेंटरली डन समथिंग, अपनी मर्जी से जिसने ऑलरेडी कुछ किया है फॉर द प्रोमिसर, समथिंग और समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेलेबल टू डू, या कुछ ऐसा जो उसने अपनी मर्जी से किया है, या कुछ ऐसा जो उसने करना ही था, लीगली ही वॉज बाउंड टू डू समथिंग। दोनों केस में अगर उसके बदले में कॉम्पनसेट करने के लिए कोई प्रॉमिस हो रहा है वहाँ पे, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, in order to bring a promise within the statutory exception it is necessary to satisfy certain conditions। जैसे पिछले केस में 4 conditions मैंने बताई थी, इसमें भी conditions हैं, देखो क्या conditions हैं वो, देखो क्या conditions हैं वो, ऊपर चलते हैं, आजा, ओके। तो क्या कंडीशंस है? पहला वॉलेंटरी सर्विस, यानी कि जो सामने वाले पहले बंदे ने जो काम किया है दैट शुड बी अपनी मर्जी से। ठीक है, यानी दूसरे की मर्जी पे नहीं। यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्रॉमिसर जो होता है वो बोलता है ना कि कुछ ऐसा कर, फिर वो बदले में वो देता है। यहाँ पे उसके डिज़ायर पे नहीं हुआ, उसने अपनी ही मर्जी से कुछ किया काम। वॉलेंटरी सर्विस, वॉलेंटरी समझ रहे हो ना, अपनी मर्जी से। सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड वॉलेंटरीली if the service had been rendered at the desire of the promisor it is covered under section 2D and not under this exception। वो फिर ये exception नहीं मानी जाती। ठीक है, for the promisor the voluntary act should have been done for the promisor and not for anybody else। मतलब ऐसा नहीं है, उसी के लिए होना चाहिए जिसके जिन दो जनों के बारे में बात हो रही है, एक ने काम अपनी मर्जी से किया होना चाहिए और दूसरे के लिए ही किया होना चाहिए। ये दो कंडीशंस है। ठीक है, एग्जांपल देखो, W is bathing on the bank of a river, she slips into the water, B a boatman is able to save her voluntarily, उसने अपनी मर्जी से उसे बचाया, she promises him to promises to promises to pay him 1000 rupees for saving her life। अब ये जो प्रॉमिस उसने किया इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिक्वेंटली W refuses to pay the said amount, तो B sues W which is valid क्योंकि उसने प्रॉमिस किया to compensate wholly or in part someone who has done something voluntarily to save his life, right, her life sorry। तो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसका उसने बाद में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया वो अमाउंट ना दे के। सो जो केस किया दैट इज़ वैलिड, सो बी इज़ एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट अंडर सेक्शन 25 सब सेक्शन 2। ठीक है, अब ये तो हुई दो कंडीशंस, तीसरी और चौथी एक और दो कंडीशंस हैं वो पढ़ना। एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोमिसर, मतलब कि प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द एक्ट वाज डन। जैसे ऊपर वाले केस में अभी देखा, जिसके लिए कर रहे हो आप वॉलेंटरी काम, वो उस टाइम वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स, where the services are rendered for a company by the promoter before the formation of company, subsequent promise to pay for the services cannot be brought with this exception except in certain cases as specified in specific relief act। ये एक्सेप्शन तो छोड़ दो, एक बार नॉर्मल पॉइंट समझो कि जो प्रॉमिसर है दैट शुड बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम जब ये हो रहा है। जैसे कि कंपनी का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कंपनी जब तक प्रमोटर उस कंपनी को फॉर्म नहीं कर लेता तब तक वो कंपनी एग्जिस्टेंस में अभी नहीं आई है। जब तक वो कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो आप किसके लिए काम कर रहे हो, समझ रहे हो? तो जब आपने कोई सर्विसेज रेंडर करी, ठीक है, प्रमोटर अगर कोई अपनी सर्विसेज रेंडर करता है वो कंपनी की फॉर्मेशन से पहले करता है, तो उसकी सर्विसेज के लिए अगर कोई प्रॉमिस टू पे है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली इस एक्सेप्शन में नहीं आएगा
क्योंकि इस एक्सेप्शन के होने के लिए जिस चीज़ के लिए वो की गया है सर्विसेज, वॉलंटरीली जो सर्विस की है वो होनी तो चाहिए। अभी तो उसने कंपनी के लिए किया है, लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आया है जब तक प्रमोटर ने उसको फॉर्म नहीं कर दिया, तब तक वो एग्जिस्टेंस में थोड़ी होती है कंपनी। कंपनी तो फॉर्म ही बाद में होती है। तो जब तक कंपनी आई ही नहीं है तब तक कैसे वो उसके लिए काम कर रहा है? और मतलब बेसिकली दिस विल नॉट कम अंडर दिस एक्सेप्शन। देन इंटेंशन टू कॉम्पनसेट द प्रोमिसी। हम बात करते हैं कि ठीक है उसने अपनी मर्जी से कोई काम किया, सामने वाला फिर प्रॉमिस करता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, तो द इंटेंशन हैज़ टू बी टू कॉम्पनसेट द प्रोमिसी। और कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे केस समझो, यहाँ पे बेसिकली यहाँ एक फादर है वो कर्जे में है, ठीक है। अब कर्जे में है इसका मतलब जिन्होंने उसे कर्जा दे रखा होगा, बेसिकली द क्रेडिटर्स, उनको ना दिखे कि फादर के पास तो भाई प्रॉपर्टी है, फिर तो वो उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ना, ऐसा ना हो। इसलिए फादर ने क्या किया, अपने बच्चे को बोला कि तू मुझे जो टाइम टू टाइम पैसे देता है मैं तुझे उसके कॉम्पनसेशन में, उस कंसिडरेशन में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी तेरे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अपनी लैंड समझ लो। अ, अब ये ट्रांजैक्शन इस एक्सेप्शन के अंडर नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे फादर का इंटेंशन वो जो पैसे उसे देता था उसे कॉम्पनसेट करने का नहीं था अपने बच्चे को। His intention was not to compensate the son. The intention was कि उसे उसके क्रेडिटर्स को ना दिख जाए वो प्रॉपर्टी, नहीं तो वो उससे वो पैसे ले लेंगे। समझ रहे हो? तो क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने का उसका इंटेंशन था, ना कि अपने सन को कॉम्पनसेट करने का। तो ये वाला जो मैंने अभी बताया ना कि देयर शुड बी इंटेंशन टू कॉम्पनसेट द प्रोमिसी, वो इस केस में नहीं है। हेंस दिस इज नॉट अ फॉलिंग अंडर दिस एक्सेप्शन। एक और एक्सेप्शन एक और कंडीशन है इस एक्सेप्शन के लिए, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉम्पिटेंस, यानी कि द प्रोमिसर मे नॉट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द सर्विस। बेसिकली जब वॉलंटरी सर्विस हो रही होती है, प्रोमिसर मे नॉट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हो सकता है कि एक माइनर हो वो, अगर वो माइनर है और उसके लिए कुछ किसी ने वॉलंटरी काम किया, तो मेजॉरिटी अटेन करने के बाद अगर वो चाहे और फिर उसे प्रॉमिस करता है वो कि हाँ मैं तेरे को कॉम्पनसेट करूँगा उस एक्ट के लिए जो तूने तब की थी जब मैं माइनर था, तो भी वो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि ऑल्दो वो एक्ट तब हुआ था जब वो माइनर था, बट अब वो मेजर बन चुका है एंड नाउ ही इज़ प्रॉमिसिंग, दैट प्रॉमिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो इस एक्सेप्शन के अंडर आता है। यहीं पे एक और चीज़, इफ़ अ माइनर मेक्स अ, ये क्या हो गया, if a minor makes a promise to compensate during his minority for the voluntary service rendered, the promise shall not be binding। मतलब भाई माइनर के लिए हमेशा ऐसे होता है, जब तक वो माइनर है फिर वो जो भी बोल रहा है वो बाइंडिंग नहीं है, वो तो माइनर है वो कुछ भी बोलता है ऐसे वाला। जब वो मेजर बन चुके हैं उसके बाद अगर वो प्रॉमिस कर रहा है देन इट इज़ बाइंडिंग, वो उसे करना पड़ेगा फुलफिल, ठीक है। तो अगर कोई वॉलंटरी सर्विस माइनर के लिए की गई है, तो अगर वो माइनर जब तक है तब तक में कोई प्रॉमिस कर रहा है देन इट इज़ नॉट बाइंडिंग, अगर वो मेजर बन के वो प्रॉमिस करता है देन इट इज़ बाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इन अ लीडिंग केस प्रॉमिस मेड बाय अ पर्सन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी टू रीपे द मनी एडवांस ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी was held to be invalid and outside the scope of section 25 subsection 2, because a promise to repay a loan taken during minority cannot be called a promise to compensate for a voluntary act। समझो ये इंद्रानी रामास्वामी वर्सेस अंथापा ये जो केस है, इसमें लोन लिया था, ठीक है, माइनॉरिटी के टाइम उसको रीपे करना है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि कोई वॉलंटरी सर्विस हुई है जिसके कॉम्पनसेशन में वो एक्ट हो रहा है, समझ रहे हो? कि यहाँ पे कोई वॉलंटरी एक्ट नहीं है, हम बोल सकते कि हाँ उसके कॉम्पनसेशन में वो प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मैं तेरे को दूंगा, इट इज़ अ लोन का रीपेमेंट, वो लोन माइनॉरिटी के टाइम था। सो बेसिकली द होल कंक्लूजन वाज कि यहाँ पे कि दिस इज नॉट कमिंग अंडर दिस एक्सेप्शन का। वो एक और कंडीशन है यहाँ पे, लॉफुल सर्विसेज, जो हम बात कर रहे हैं ना वॉलंटरी सर्विस की होनी चाहिए, वो लॉफुल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई इलीगल सर्विस है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, दिस इज अनदर एक्सेप्शन, this is another exception जो कि it is so section 25 subsection 2 again lays down that a promise to pay wholly or in part time barred debt, मतलब कोई debt है time barred debt, उसको अगर आप promise to pay कर रहे हो तो वो enforceable होगा if the following conditions are satisfied। पहला, रिटन प्रॉमिस साइंड बाय द प्रॉमिसर, समझ लो कि एक तो जो प्रॉमिस है राइटिंग में कर रहे हो और प्रॉमिसर ने उसे साइन करा है, द अदर पर्सन द प्रॉमिसर हैज़ टू एक्नॉलेज कि ओके दिस इज द प्रॉमिस। देन प्रॉमिस बाय अ पर्सन लाइबल फॉर द डेट, ये प्रॉमिस सिर्फ वही बंदा करे जो एक्चुअल में लाइबल है उस डेट के लिए, ठीक है। यानी कि
हस्बैंड ने अगर ले रखा है तो उसका वाइफ अगर एक प्रॉमिसरी नोट लिख रही है, तो ऑल्दो वो राइटिंग में है, ऑल्दो वो साइन हो जाए, बट इट इज़ नॉट मेड बाय अ पर्सन हु इज एक्चुअली लायबल फॉर द डेट, हेंस ये कंडीशन वो नहीं मानी जाएगी। तो कंडीशन इज कि ये प्रॉमिस वही करे जो एक्चुअल में लायबल है उसको पे करने के लिए। देन देर इज़ लॉ ऑफ लिमिटेशन। बेसिकली यही जो हम टाइम बार्ड डेट की बात करते हैं, वो लॉ एक लिमिटिंग फैक्टर ही है। जैसे कि लॉ ऑफ लिमिटेशन ये बोलता है कि कोई भी ऐसा एक टाइम फ्रेम दे रखा होता है कि इस इतने टाइम में यू हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट, एंड देन द एग्रीड पर्सन कैन गो टू द कोर्ट विद इन दैट टाइम स्पैन। तो दैट इज लिमिटिंग फैक्टर उसमें। तो दैट इज लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो द डेट हैज़ टू बी सच कि वो क्रेडिटर्स उस इन्फोर्स कर सकते हैं पेमेंट्स, अगर वो उस टाइम पीरियड में बेसिकली होना चाहिए वो पेमेंट। दैट इज़ अ टाइम बार्ड डेट। उतने ही नहीं तो वो बाद में केस कर देगा उस पर, अगर वो उतने टाइम में अपना डेट पे नहीं करता है। So as debt ऐसा ही that debt should be such that the creditor might have enforced the payment but for the law of limitation also। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, A owes B 1000 but again it is barred by the limitation act, time barred debt है ये। Then A signs a written promise to pay B 500 on account of the debt। This is a contract, क्योंकि again यहाँ पे written promise है to pay a time barred debt। ठीक है, दिस वॉज बेसिकली थर्ड एक्सेप्शन। अब हम फोर्थ एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट क्या होता है पता है? कंप्लीटेड गिफ्ट का केस ये है कि कोई गिफ्ट देना है। अब जो डोनर एंड डोनी समझते हो ना, कि जिसने गिफ्ट देना है डोनर, जिसको गिफ्ट देना है डोनी। तो अगर एक गिफ्ट का लेना देना हो रहा है तो वो गिफ्ट एक बेसिकली मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो वहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो अब वो उसके नाम नहीं रही डोनर के, अब वो डोनी के नाम पे हो चुकी है, तो इट इज़ कंप्लीट। दिस कंप्लीटेड गिफ्ट की वैलिडिटी को कोई भी सेक्शन नथिंग, इट सेज नथिंग ऑफ दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। जो गिफ्ट एक्चुअल में पूरा कंप्लीटेड बेसिकली गिफ्ट दे चुका है वो, उसकी वैलिडिटी को कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती बिटवीन द डोनर एंड डोनी। बेसिकली इन दिस केस ऑफ अ गिफ्ट एक्चुअली मेड, no consideration is necessary, agreements to make a gift is not valid। Then agency, no consideration is necessary to create an agency। Similarly you have remission कि no consideration is necessary for agreement to receive less than what is due। It is known as remission in India and accord and satisfaction in England। accord and satisfaction basically जितना ड्यू है उससे कम अगर रिसीव हो रहा है तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। देन यू हैव द प्रॉमिस टू सब्सक्राइब फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस कॉज, कि अगर आप कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, कि किसी रिलीजियस कॉज के लिए यू आर सब्सक्राइबिंग, कुछ पैसे दे रहे हो, दैट इज समटाइम टेकन एज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन, ऑल्दो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। फॉर डिटेल सी द फर्स्ट लीगल रूल एज टू कंसिडरेशन। जैसे पिछले केस में हमने पढ़ा है रिलीजियस कॉज का, पूरा मैंने आपको केस के साथ बताया था, दैट वॉज द एग्जैक्ट। Then you have gratuitous bailment। यहाँ पे basically the determinant suffered by bailor in parting with the possession of goods sufficient consideration for the bailee to return the goods, strictly speaking not an exception। ये बेलमेंट का केस वैसे बाद में आएगा तो मैं उसके साथ आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा। बेसिकली जब रिटर्न ऑफ गुड्स करना होता है तो अगेन जिस टाइम तक वो रिटर्न होता है तब तक उसे उसके बिना रहना पड़ेगा, राइट। सो व्हेन टिल द टाइम बेली इज़ रिटर्निंग द गुड्स टू बेलर, तो क्योंकि इतने टाइम तक उसके पास गुड्स वो नहीं रहे जो एक्चुअल में उसके हैं, बट वो उसके पास है क्योंकि वो रिटर्न करेगा अभी, सो दैट इज़ इनफ कंसिडरेशन। एक्चुअल कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे। विल डिस्कस दिस लेटर ऑन जब एक्चुअल में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक यू हैव